नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत। मेरे साथ में आज आप उस बेहतरीन सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद, या यूं कहें कि यूएन की स्थापना के 80 साल के बाद में यूएन के अंदर सुधारों की गुंजाइश हमेशा बनी रही और भारत ने लगातार इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे काफी बार प्रेजेंटेशन अपनी दी। भारत ही नहीं अपितु दुनिया के बड़े बड़े देश तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, सिर्फ चीन को छोड़ करके। उन्होंने भी इस बात का जिक्र और उसके साथ में भारत के सुर में सुर मिलाया कि भारत को अभी वर्तमान में स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क और यूं कहें कि 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अस्थायी सदस्यता है, जो वीटो पावर वाले देश है, उसके लिए अभी भी हाथाजोड़ी कहे या यूं कहे कि अपनी इस सहायता की गुहार अनेक राष्ट्रों से लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चीन की अड़ंगाबाजी कहें या चीन की चाल की वजह से भारत को मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इसके अलावा सेशन में बात करने वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर मुल्क और उसके अमीर मुल्क होने के साथ साथ में विश्व के सबसे बड़े रईस या यूं कहें कि एलन मस्क नाम का एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, जिसके नाम से ये कहा जाता है कि टेस्ला जैसी ईवी कंपनी के मालिक, विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला रईस एक व्यक्ति भारत के अंदर अगले कुछ सप्ताह के अंदर, या कहें कि अगले सप्ताह के अंदर वो भारत का विजिट करने वाला है। लेकिन बात सबसे ज्यादा रोचक ये हो जाती है मित्रों कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद में भारत बाग बाग उठा और उसी टिप्पणी को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्रालय अमेरिका और अमेरिका के जो बहुत बड़े राजनयिक, जो काफी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की पैरवी कर रहे हैं या उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि यस, हमारे जो रईस व्यक्ति हैं और जो एलन मस्क हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल सही कहा है कि भारत को अब तक स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। और एलन मस्क ने आगे बढ़ करके ये इसको बेतुका बताया कि विश्व की सबसे बड़ी वाली आबादी वाला जो देश है, उसको अभी तक इस सुधार से दूर रखा गया है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सभी बातों को विचार करने के लिए। पहले मैं आपको बताता चलूं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। इससे पहले भी एक प्रयास हुआ था और वो होता है वारसाई संधि के बाद में, जब राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते वो जो एक संगठन बना था वो अपने आप में क्या हो गया, कमजोर हो गया। और उसके बाद में 1945 तक जब दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद में जो उसके देश थे या कह अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया जैसे देश थे, उन्होंने एक नए संगठन की संरचना बनाई। भारत उसका सदस्य भी बना। जिस समय 50 सदस्य हुआ करते थे उसके उसी समय भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी। वर्तमान में अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो इसके 6 जो हैं अलग अलग काउंटर पार्ट हैं या कहें उनके अंग हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे जो मेन काम करने वाला जो कह सकते हैं कंपोनेंट है, वो है कौन सा, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मात्र 5 देश हैं वर्तमान में, जिसके अंदर रसिया है, चीन है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा इसका एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है जो कहां पे है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। भारत सुरक्षा सदस्य या यूं कहें कि 5 देशों की उस जमात में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा 10 ऐसे अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अब तक काफी बार या कहें 10 बार तक जो है इसका अस्थायी सदस्य तो बन चुका। लास्ट में 2021-22 के आते आते तब भी इसको अस्थायी सदस्य के तौर पे चुना गया था। लेकिन भारत की नजरें या भारत का जो झुकाव वो हमेशा ये रहा है कि अब इस मुल्क को स्थायी सदस्यता की सीट मिल जानी चाहिए। और बकौल ये देखा जाए कि 50 सदस्यों से बढ़ करके स्थापना के बाद में 193 सदस्य हो गए, जहां पर ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत जैसे बड़े देश हैं जो इस कतार में लगे हुए हैं कि हमें भी अब सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट चाहिए। इसके अलावा आगे बात करूंगा मैं आपसे कि अटलांटिक थिंक टैंक के अनुसार एक बहुत बड़ा सर्वे कराया गया और जिसमें ये कहा गया कि किन किन देशों को इस जो स्थायी सदस्यता की जो सीट है वो उसको मिल जाना चाहिए। उसके अंदर 24% लोगों का यह मानना था कि भारत को अब इस सीट को देना चाहिए। उसके बाद में 11% पे जर्मनी और जापान और ब्राजील जैसे देशों की भी वहां पे काउंटिंग हुई। उनके अंदर कुछ लोगों ने उनको भी मत दिए। लेकिन उनका एक चीज और कहना था कि 64% लोगों का यह मानना था
कि स्थायी सदस्यता की जो डिमांड है काफी देश कर रहे हैं, जिसमें भारत मुख्य रूप से शामिल है। 2033 तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती जिसके अंदर स्थायी सदस्यता की जो सीट है इसका थोड़ा विस्तार किया जाना होगा। इसी विषय पे बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब बात करते हैं, आज जो मैं सेशन लेकर के आया उसके अंदर जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि 2024 तक भारत बन जाएगा यूएन का स्थायी सदस्य। देखने वाली बात होगी, चीन के अड़ंगा नहीं लगाएगा। अगर चीन अड़ंगा पहले नहीं लगा रहा होता तो भारत कब तक का स्थायी सदस्य बन गया होता। लेकिन बात करने वाले हैं कि एलन मस्क का, जो अभी वर्तमान में सुर्खियों में इसलिए भी बने हुए हैं, उनका एक ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि मैं भारत की यात्रा करने के लिए बेहद रोमांच मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। जिस प्रकार उनके रॉकेट स्पेसएक्स के द्वारा जिस अंतरिक्ष में जाते हैं, जितनी रोमांच उनके जीवन में होता है कि कोई स्पेस के अंदर उनका क्राफ्ट जाता है और उसके बाद में वापस सकुशल आता है, उतनी ही उत्सुकता है वो उनकी भारत के अंदर यहाँ पे भारत का विजिट करने में भी बनी हुई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं क्या चीन के विरोध के बावजूद भी भारत बन सकता है यूएनएससी का स्थायी सदस्य। इन्हीं के मायनों को और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए अब आगे की बात करते हैं। आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिली तो कितना ताकतवर हो जाएगा भारत देश, और एलन मस्क और अमेरिका तक का समर्थन, फिर भी यूएनएससी की सीट अभी तक भारत को क्यों नहीं मिल पाई है। क्या 2024 तक इस प्रकार का एक बड़ा उलटफेर कहें या स्थायी सदस्य बनने की राह के अंदर जो आने वाले जो रोड़े हैं उससे चीन हट जाएगा, इस पे भी बात करने वाले हैं। एलन मस्क बोलते हैं कि यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्य न होना अपने आप में क्या है, बकवास है। समझे इसमें कैसे फंस जाता है पेश, क्योंकि चीन जैसा एक पड़ोसी मुल्क जो भारत को कतई भी नहीं छुआ था आंख से, और उसे ही हर बार इस प्रकार के अड़ंगे वो लगाता रहता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो है, उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कुछ इस अंदाज में उन्होंने बयां किया कि बेतुका और बकवास बताया कि अभी भी 80 साल के बाद में भी 5 सदस्यों के अलावा किसी व्यक्ति को जोड़ना ही नहीं चाह रहे, किसी देश को जोड़ना ही नहीं चाह रहे। ऐसी आपकी क्या मजबूरियां हैं? क्या 5 देश ही पूरे विश्व में हुकूमत करेंगे? 193 देश वर्तमान में यूएन के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी आप इसको बढ़ाना नहीं चाहते। आपके मन के अंदर मंशा क्या है? हालांकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस खुले मन से ये कहते रहे हैं कि भारत को इसके अंदर शामिल किया जाना उचित होगा, लेकिन वीटो पावर के कारण चीन हर बार इस प्रकार का अड़ंगा अटकाता है मेरे मित्रों, कि अभी तक उसके अंदर भारत उस कह सकते हैं कि बड़े क्लब के अंदर शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर मुल्क के अमीर जो शख्स हैं, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। अब बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और यूएन के अंदर सुधारों की बात करने वाला अगर देश भारत है, तो वहां के जो विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, लेकिन विदेश मंत्री का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि दुनिया की ये भावना है, लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भावना हर साल बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ कहना बाकी है, या यूं कहें कई सालों से प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का उन्होंने चीज को अपने आप को रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 2 अप्रैल को उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनएससी के अंदर भारत को जो है विश्व समुदाय के अंदर शामिल करने की जरूरत महसूस करी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुका हूं। इसके अंदर 93 देश है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो जाती है। 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत इसमें काफी बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। मैं आपको एक चीज और गौर करने वाली बात बता दूं कि विश्व पीस कीपिंग जो फोर्स है, एसकेपीएफ, जो यूएन के द्वारा अलग अलग देशों के अंदर जिस प्रकार की वहां पे गृह युद्ध के मामले चल रहे होते हैं, अशांति होती है, वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। सबसे ज्यादा पीस कीपिंग भेजने वाला देश कौन सा है? वो भारत ही है। सबसे ज्यादा मेडल वहां पे किसी को मिले वो भारत ही है। सबसे ज्यादा लोगों ने शहादत दी है अपने भारतीय सैनिकों ने, वो देश कौन सा है? भारत ही है। आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख जो 6 अंग हैं, उनके अंदर जनरल असेंबली है, उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द यूएन। इसके अंदर 5 सदस्य देश हैं, मैं ऑलरेडी पहले उसका जिक्र कर चुका हूं आपके साथ में, और छठा भारत बनने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है। थर्ड वन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और उसके अलावा सेक्रेटरीट है जो वहां का इसका एक सचिवालय है, और राष्ट्र में इंटरनेशनल कोर्ट है। इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जो नीदरलैंड में है।
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल पर है और सुरक्षा जो परिषद है उसके 15 सदस्य हैं, 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 5 वीटो पावर देश है। अब बात करते हैं स्थायी सदस्यों में, ये जो 5 देश हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और अस्थायी सदस्यों में अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना जो वर्तमान में भी बने हुए हैं। 10 ऐसे अस्थायी देशों की ये नाम है। अब बात करते हैं भारत कब तक बना है और कब से बनता चला आ रहा है। तो भारत तो 1950 से ही अस्थायी सदस्य बना था और लास्ट में 2021-22 में फिर अस्थायी सदस्य बन गया। काफी लंबा चौड़ा समय जो है भारत ने यहाँ पे अस्थायी सदस्य के तौर पे यहाँ पे बिताया है। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य देने का समर्थन कई देश करते भी, लेकिन अब तक इसमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हालांकि भारत के पड़ोसी तो नहीं कहे, लेकिन भारत के साथ में जब से सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण और रणनीतिक संबंध वाले देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, वो समय समय पे इस बात की जो है वो गुहार यूएन के अंदर लगाते रहे हैं। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करता आ रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ताकतवर देश भी इसके सुधार की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार का एक बड़ा जो है वो एक किया गया था सर्वे, उस सर्वे के अंदर बताया कि भारत की जो संभावना सबसे ज्यादा 26% है, उसके बाद में समानांतर रूप से देखा जाए तो 11% जापान की है, ब्राजील की 9% है। लेकिन वो जो लोग जो सर्वे के अंदर शामिल होने वाले थे उनका ये कहना था, 64% लोगों की जो राय थी वो ये थी कि 2033 तक तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सी चीज अभी बार बार जो है वो अटक रही है कि क्या 2024 में भी इसकी कुछ पटकथा लिखी जा सकती है? क्यों एलन मस्क भारत आ रहे हैं? उन्होंने आने से पहले जिस प्रकार का ट्वीट किया और उन्होंने जो कहा, और उसके पीछे पीछे अमेरिका की तरफ से कुछ और चीजें हुई जिसके बाद में कुछ ऐसा लगने लगा है कि 2024 में कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है और बार बार हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ऐसा कहते रहे हैं। अब बात सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रैगन जो है वो इसके अंदर सबसे बड़ा मैन फैक्टर जो है वो ये हर बार किसी प्रकार का कोई ना कोई बहाना बना करके, और इसके अंदर सबसे बड़ा और बहाना जो उसको मिलता है वो पाकिस्तान का। वो कहता है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाना उचित होगा। लोगों को ये बात हास्यास्पद इसलिए लगती है कि जिस मुल्क के पास में 300 रुपए किलो आटा वो अपनी सिक्योरिटी जमा करने के लिए कैसे आईएमएफ के पास में जाकर के अपनी जमानत जो है वो जब्त कराने से बार बार जो है वो बचता रहा है, दूसरे जो देश हैं उनके पास में खाली कटोरा लेकर के घूम रहा है, जहां पे हर दिन चीनियों की बात करें, जापानियों की जो बात करें, उनको सुरक्षा देने में असक्षम देश को भी पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है, चीन उसका फिर भी समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में हमने बताया था कि वखान कॉरिडोर खोलने की बात चाइना कर रहा है और सीपी जो सी पैक है वहां से अपने उसने हाथ अपने खींच लिए, उसके बावजूद भी अपनी वो चालबाजी से बाज वो नहीं आ रहा, और उसी की वजह से ही ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है कि ड्रैगन इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क के बारे में सब लोग जानते हैं, उनके बारे में अगर बात करें, उनके बारे में पूछा जाए कि वो कौन है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेतुका होगा। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और उनकी ईवी जो कंपनी है टेस्ला वो लगातार चर्चाओं में इसलिए भी बनी हुई है कि भारत में अपना एक व्यापार केंद्र खोलने के लिए बार बार भारत सरकार और एलन मस्क की कंपनी के बीच में काफी पत्राचार्य कहें या उनके नेगोशिएशंस भी काफी लंबे समय से चल रहे हैं। और उसके बाद में अभी एलन मस्क का आना, इसका मतलब सारी चीजें पहले से डील करी जा चुकी है। जितनी भी जो कानूनी पेचीदगियां थी या भारत सरकार का जो रुख था और जो कंपनी का जो रुख था वो कहीं ना कहीं एक टेबल पे आकर के सेट होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? तो जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे देश जो राज्य हैं भारत के, वो वहां पे अपना प्लांट या अपनी जमीन जो है वो एलन मस्क की कंपनी को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ स्टाम्प ड्यूटी की बात हो सकती है, आयात शुल्क के बारे में बात हो सकती है, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कितना पैसा खर्च करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एलन मस्क ईवी तक ही सीमित हो जाएंगे या इसके अलावा स्पेस के टेक्नोलॉजी में सबसे जो महारत हासिल है इसी कंपनी को है, क्या ये कुछ टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने की भी बात कर सकते हैं? जी हाँ, बात कर रहे हैं भी। एलन मस्क विजिट भारत के लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं एलन मस्क, और एक एक करके जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है एलन मस्क की 2 से 3 अरब डॉलर निवेश की है योजना, और कौन कौन से सेक्टर्स में करेंगे, तो ईवी तो है ही सबसे पहले। इसके अलावा स्पेक्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, या बहुत सारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उससे जुड़े हुए कुछ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कह सकते हैं कंपोनेंट है, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, अपना
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 22 अप्रैल को, आगामी 22 अप्रैल को भारत वो आ रहे हैं और दोनों ही देशों के मध्य इस प्रकार की बहुत चीजें जो है वो उत्साह बढ़ाने वाली बन रही हैं कि वो क्या क्या देने वाले हैं। एलन मस्क अगले हफ्ते आएंगे भारत और इन बैठकों में होंगे शामिल। इससे पहले जितने भारत के जो अरबपति लोग हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इस रात्रि डिनर के अंदर शामिल होने वाले हैं और भारतीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होने वाली है और उसके बाद में उनका जो विजन है वो भारत के प्लेटफॉर्म पे वो रखने वाले हैं कि वो अगले कुछ सालों के लिए भारत में कौन कौन से कारोबार की योजना वो लेकर के आए हैं। कितना जो है बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होगा ये देखने वाली बात होगी। और अभी वो लास्ट में ये कहते हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट किया था, ट्वीट में वो कह रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत आएंगे एलन मस्क और कहा कि मैं पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। यहां खुलेगी टेस्ला की फैक्ट्री। टेस्ला काफी लंबे समय से इस बात पे अड़ी हुई थी कि हमें कुछ किसी प्रकार के आयात शुल्क में कुछ छूट चाहिए या और चीजें थी जिसके लिए भारत सरकार और दोनों किसी एक पक्ष पे राजी होने के लिए थोड़ा सा क्या कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। लेकिन वो बात जो है वो लगभग टेबल पर आ चुकी है। दोनों ही जो पक्ष है वो सहमत नजर जो है वो अभी नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि टेस्ला से पहले प्लांट की क्या हो सकती है घोषणा। जी हाँ, 22 अप्रैल को अगर ऐसी प्रकार की अगर दोनों देश तो यूं कहें या दोनों पक्षों के अगर किस में अगर डायलॉग अगर हो जाते हैं तो वहां पे 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास यहाँ पे निवेश की आवश्यकता बन रही है। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार, राज्य सरकारों ने टेस्ला को समक्ष ये पेशकश करी है कि हम जमीन देने के लिए आपको तैयार हैं। इसके अलावा ईवी नीति के अनुरूप जिसका उद्देश्य टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ये सबसे बड़ा जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करने की बात यहाँ पे बार बार करी जा रही है। और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी काफी संभावनाओं को लेकर के एलन मस्क भारत आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो चीज है वो यहाँ पे होने वाली है। अब आप देख रहे स्टारलिंक के बड़े मालिक हैं और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उनके सैटेलाइट इंटरनेट उद्यम स्टारलिंक को भी यहाँ पे क्या बन गया, अनुबंध मिल गया। हालांकि देखा जाए तो अंतरिक्ष के अंदर एफडीआई है वो 100% हो गया है। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर भी 100% है और भारत आ रहे हैं और पिटारे में बहुत सारी ऐसी जो है वो क्या लेकर के आ रहे हैं, खूबियां लेकर के आ रहे हैं और उनको वो देने वाले हैं। अब भारत में आने के बाद मस्क अपनी जो है 2 कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक का काम भारत में शुरू करना चाहते हैं और करीब 3 अरब डॉलर के आसपास यहाँ पे निवेश हो सकता है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि स्थायी सदस्यता जो यूएन के अंदर है और भारत उसकी लगातार गुहार लगाता हुआ आ रहा है और अभी तक उसको स्थायी सीट नहीं मिली है। लेकिन एलन मस्क के उस बयान से जो है इस बात में प्रगति जो है होती हुई नजर आ रही है और अमेरिका ने इस बात में सुर मिलाया है। क्या चीन को कंट्रोल करने के लिए, चीन को साइड पास करने के लिए ऐसी कोई 4 जो अन्य देश है स्थायी सदस्यता सुरक्षा वाले जो देश हैं कुछ अलग से रणनीति लेकर के आ सकते हैं जिसके बाद में चीन के अड़ंगे के बावजूद भी भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। अपेक्षा ही करते हैं कि आने वाले कुछ समय में इस प्रकार की कुछ रोचक और कुछ भारत के लिए एक अच्छी बात होने वाली हो, ऐसी खबरें अपने को देखने और सुनने को मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।